हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का बहुत सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का जो साइंस है क्यूरियोसिटी, उसका जो 6 चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मटेरियल अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स है उसके रिगार्डिंग जो उसका प्रॉपर्टीज है, हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो यह जो लेक्चर है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को समझिएगा, और जब सारे पॉइंट्स को आप समझ जाइएगा फिर उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। बैक टू स्कूल सीन। Gulan and Shita are excited to return to school after summer vacation. समर वेकेशन के बाद, समर वेकेशन एक लंबा वेकेशन होता है, उसके बाद जो है बैक आ रहे हैं, रिटर्न बैक आ रहे हैं स्कूल। कौन? गुलन और शीता बहुत ही एक्साइटेड है। शीता कहती है लुक आई हैव ए न्यू नोटबुक। शीता बोलती है इधर देखो मेरे पास नया नोटबुक है। गुलन बोलता है आई ऑल्सो हैव ए नोटबुक एंड ए पेन। गुलन बोलता है कि मेरे पास भी एक नोटबुक है और पेन है। सुन मैडम विद्या देयर साइंस टीचर इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट्स। जैसे ही अपने क्लास में जाते हैं तो मैडम आती है विद्या और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती है और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या पूछती है। तो मैडम का क्वेश्चन है हाउ आर दिस ऑब्जेक्ट सिमिलर और डिफरेंट। जो आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है। व्हाट इज देयर शेप एंड कलर, उनका शेप क्या है, कलर क्या है। हाउ डू दे फील टू टच, उनको टच करने पर कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट हार्ड फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। आर दे हेवी और लाइट, क्या वे हेवी है कि लाइट है। अब हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे मटेरियल। मटेरियल वर्ड हम लोग बार बार यूज करते हैं। मटेरियल होता क्या है, कोई भी चीज अगर बनता है, घर में कोई चीज बना हो और किसी को पता चल जाए बहुत टेस्टी है तो आके मम्मी से दीदी से जरूर पूछती है आंटी जी इसमें क्या क्या मटेरियल आप मिक्स किए हैं, इतना शानदार, इतना बेस्ट, इतना टेस्टी यह डिश बना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो मटेरियल का मतलब हो गया वह सब्सटेंस जो किसी चीज को बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। इसको बनाने में भी कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा, इस बोर्ड को बनाने में भी कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, सभी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होता है। पेन का बात करें तो पेन में भी क्या है, उसमें लीड है, प्लास्टिक है ना, उसमें मेटल भी है। ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नोटबुक को बनाने में पेपर मटेरियल हो गया, पेन प्लास्टिक को बनाने में, ठीक है, पेन को बनाने में प्लास्टिक, मेटल और इंक हो गया। स्पून को बनाने में स्टील या अल्युमिनियम मटेरियल हो गया। वाटर बोतल को बनाने में प्लास्टिक मटेरियल हो गया। ग्लास विंडो को बनाने में ग्लास और मेटल क्या हो गया, मटेरियल हो गया। शर्ट को बनाने में कॉटन जो है वो आपका क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में एक मटेरियल यूज हो सकता है या दो हो सकता है या दो से अधिक भी मटेरियल का यूज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में। तो कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वेरियस मटेरियल। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं उनको बनाने में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मिलकर बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मटेरियल को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसको बांटेंगे। तो बहुत सारा तरीका हो सकता है मटेरियल्स को अलग करने का। एक आप देख सकते हैं कौन हार्ड मटेरियल है, कौन सॉफ्ट है, कौन वेट है, कौन लाइट है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ओपेक है, किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो क्या क्या बेसिस हो सकता है? तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइनिंग और डलनेस, मटेरियल यूज। तो कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पे भी हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल मटेरियल से बना हो सकता है और एक मटेरियल से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे एक मेटल क्या हो गया, एक आपका मटेरियल हो गया, उस मेटल से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ये जो है ये भी मेटल का बना है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, मेटल का बना है। सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट यूजेज, अलग अलग यूज के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल का यूज करते हैं। वो डिपेंड्स करता है हमको किस तरह का प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे टम्बलर मटेरियल्स, तो टम्बलर सिंपली जो ग्लास हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने में सबसे पहला मटेरियल क्या है, ग्लास चाहिए। आप स्टील का भी बना सकते हैं ना, और प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, ये तीनों हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ जो ग्लास होता है वो आपका ग्लास का होता है, मतलब शीशा का होता है, कुछ जो होता है स्टील का होता है और कुछ जो होता है प्लास्टिक का भी तो होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्या यह क्लॉथ का हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ऐसा मटेरियल रखना है जिसमें पानी रखे तो वो लीक नहीं करे, वो बाहर नहीं जाए। तो अगर क्लॉथ का बनाएंगे टम्बलर तो वो पानी पास कर जाएगा, तो इससे नहीं बन सकता है। पेपर, पेपर से भी पानी पास कर जाएगा और वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इससे भी हम लोग टम्बलर नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। वाई कांट ए टम्बलर बी मेड ऑफ क्लॉथ और पेपर? ठीक है, क्लॉथ और पेपर से हम लोग टम्बलर नहीं बना सकते हैं, क्लियर हो गया, क्योंकि यह पानी को होल्ड नहीं कर सकता है, पानी इससे लीक कर जाएगा, पास कर जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी होल्ड वाटर? कौन सा मटेरियल जो है वाटर को होल्ड करके रखेगा? तो वो ग्लास के फॉर्म में हो, वह किसी मेटल के फॉर्म में हो, वह प्लास्टिक के फॉर्म में हो, तो इस तरह वह जो होगा वह पानी को, वाटर को होल्ड करके रखेगा। कैन वी यूज द सेम मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल? क्या सेम मटेरियल को हम लोग कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, कुकिंग में भी अलग अलग मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। तो जो मटेरियल्स हम लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, मेटल भी होता है और उसमें प्लास्टिक भी होता है। प्लास्टिक हम लोग पकड़ते हैं ताकि हम लोग उसे जले नहीं ना, और मेटल का यूज करते हैं ताकि खाना पक सके। द चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं वो डिपेंड्स करता है उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वाटर प्रूफ है, हीट रेसिस्टेंस है कि नहीं। पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, किस यूज के लिए बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसमें मटेरियल को लगाते हैं। अब यह डिजिटल बोर्ड ही देख रहे हैं तो बहुत तरह का डिजिटल बोर्ड है, मोबाइल ही देखिए बहुत तरह का मोबाइल आपको मिल जाएगा ना, सब में मेटल आपको दिख जाएगा, लेकिन किसी में अच्छा मेटल होगा, किसी में खराब मेटल होगा, किसी में अच्छा प्लास्टिक होगा, किसी में अच्छा प्लास्टिक नहीं होगा। तो अलग अलग मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, वो डिपेंड्स करता है आपको कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है। पेन का अगर बात करेंगे तो पेन में प्लास्टिक भी है जो बॉडी के रूप में है, मेटल भी है जो क्लिप के फॉर्म में है, और इंक भी है जो लिखने का क्या है, मीडियम। वाई डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स बॉल को देखिए तो इसमें अलग मटेरियल यूज, सभी बॉल ही है, इन सबका अलग अलग यूज करते हैं। टेनिस बॉल में अलग मटेरियल है, क्रिकेट बॉल में अलग मटेरियल है ना, और जो हैंड एक्सरसाइज बॉल है सभी में अलग अलग मटेरियल है। तो अलग अलग मटेरियल से हम लोग बॉल बनाए हैं, इसका मतलब सभी का जो प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग होगा, और सबका जो यूज करने का पर्पस है अलग अलग है। ये क्रिकेट में यूज करते हैं, ये हैंड एक्सरसाइज में यूज करते हैं, और ये जो होता है जनरली हम लोग टेनिस बॉल से खेलते हैं। तो सभी को ड्रॉप करना है और आपको ऑब्जर्व करना है इसका प्रॉपर्टीज, कौन कितना बाउंस कर रहा है। तो जो टेनिस बॉल है वो सबसे अधिक जंप करेगा, क्रिकेट बॉल जो है ये कम करेगा, और जो हैंड एक्सरसाइज बॉल है वो सबसे कम करेगा। तो सबसे अधिक बाउंस कौन करेगा, जो आपका क्या है, टेनिस बॉल है, और जो क्रिकेट बॉल है थोड़ा कम करेगा, और सबसे कम करेगा हैंड एक्सरसाइज बॉल। तो यहाँ पे बाउंसिंग के बेसिस पे हम लोग देख लिए
कौन ज्यादा बाउंस करेगा। सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे हार्ड कौन होगा, ये जो क्रिकेट बॉल है सबसे हार्ड होगा। उसके बाद कौन हार्ड होगा, टेनिस बॉल। और उसके बाद कौन हार्ड होगा, आपका हैंड एक्सरसाइज बॉल। तो सबसे हार्ड हो जाएगा आपका क्रिकेट बॉल, और सबसे कम हार्ड कौन होगा, हैंड एक्सरसाइज बॉल, ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसी तरह किचन में भी आप देखे होंगे, किचन में भी जो भी सामान रहता है उसको बहुत ही अरेंज वे में हम लोग रखते हैं। इससे फायदा क्या है, कोई भी चीज लेना है तो आसानी से हम लोग ले लेते हैं, समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक अलग होता है जहाँ पे प्लेट को रखते हैं ना, फाइबर को रखते हैं, कप को रखते हैं, ठीक है, प्याला को रखते हैं, कुकर को रखते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का, ठीक है, जार टाइप का रखते हैं। तो अलग अलग खांचा बना होता है जिसमें हम लोग एक तरह के ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो मसाला ये सब रखा जाता है, अलग अलग डब्बा में रखा जाता है, दाल एक तरफ, मसाला एक तरफ, सब्जी एक तरफ। तो वो भी क्या है, एक अच्छा से हम लोग वहां पे चीजों को क्लासिफाई करके रखते हैं। क्लासिफिकेशन से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन से चीजों को समझना, उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। दवा की दुकान में भी आपको क्लासिफिकेशन दिख जाएगा, अलग अलग तरह का दवा अलग अलग जगह पे रखा जाता है। जैसे फीवर वाला दवा एक जगह पे होगा ना, कफ वाला जो सिरप होगा एक जगह होगा, कफ से रिलेटेड जो एंटीबायोटिक होगा वो एक जगह होगा। तो वहां पे भी हर एक दवा को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, जिससे उसको निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर मिक्स करके रखेंगे तो पता चलेगा एक दवा को खोजने में कितना समय लग जाएगा, लेकिन उसको क्लासिफाई कर देते हैं अच्छे से, तो हम लोग उसको आसानी से यूज कर लेते हैं ना। जो दवा चाहिए समझ जाते हैं इस रो में, इस कॉलम में वो दवा है, और उसको वो दुकानदार आसानी से निकाल के आपको दे देता है। वही मिक्स करके रखता तो पता चलता आधा घंटा से अधिक समय लग जाता उस दवा को लेने में। अब हम लोग करेंगे काम की बात। तो ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन समझ गए, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का क्लासिफिकेशन होगा वह होगा किसमें शाइनिंग है और किसमें शाइनिंग नहीं है। जो शाइनिंग होता है उसको लश्यर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लश्यर। लश्यर मतलब शाइनिंग। तो लश्यर क्या है, लश्यर इज द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ इट्स सरफेस। तो लश्यर का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का शाइनिंग। तो ऑब्जेक्ट कब शाइन करेगा, जब उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइट पड़ेगा और वो वापस मुड़ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, शाइन करेगा। तो मेरा जो चेहरा है, फेस है, शाइन कर रहा है क्योंकि इस पर लाइट पड़ रहा है। ये बोर्ड शाइन कर रहा है क्योंकि इस पर लाइट पड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पर लाइट पड़ता है तो उनके अंदर शाइनिंग दिखता है, उसका सरफेस जो होता है चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लश्यर। अब ऑब्जेक्ट जो होगा दो तरह का होगा, कुछ मटेरियल ऐसा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें लश्यर होगा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें लश्यर नहीं होगा। तो लश्यर मटेरियल्स, दिस मटेरियल्स शाइन और स्पार्कल। इस मटेरियल में क्या होता है, शाइनिंग होता है, ग्लो होता है, स्पार्क करते हैं। दे ऑफन लुक अट्रैक्टिव एंड ग्लॉसी। ये जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं क्योंकि ये शाइनिंग करते हैं। मोस्टली मेटल शो लश्यर। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, मेटल्स का। ये जो भी आप मेटल्स देख रहे हैं, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, या गोल्ड हो, या प्लेटिनम हो, सब में आप देखिएगा शाइनिंग है। तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, लश्यरस होते हैं, उनमें शाइनिंग होता है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। हाँ, रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो होता है शाइन करता है। जैसे यूटेंसिल हो गया, या स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, इसमें शाइनिंग होता है। क्वाइंस जो है वो भी मेटल्स का बना होता है, इसमें भी शाइनिंग है, ठीक है। बहुत सारा डेकोरेटिव जो आइटम्स है जिससे हम लोग डेकोरेट करते हैं घर को, उसमें भी क्या है, शाइनिंग है। ज्वेलरी जो यूज करते हैं हम लोग, गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, या डायमंड हो, इस सब में क्या होता है, शाइनिंग होता है। नॉन लश्यरस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें कोई शाइनिंग नहीं। बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोई शाइनिंग नहीं होता है, आप उसको कितना भी रब कर दीजिए उसमें शाइनिंग नहीं होगा। दिस मटेरियल्स अपीयर डल एंड डू नॉट शाइन। ये डल दिखेंगे और इनमें कोई शाइनिंग आपको नहीं दिखेगा। जैसे मड हो गया, वुड्स हो गया, रबर हो गया, कार्डवुड हो गया, कोल हो गया, इस सब में आपको कोई शाइनिंग नहीं दिखेगा।
दे मे बिकम शाइन इफ पॉलिश्ड और कोटेड। लेकिन अगर उस पर हम कोटिंग कर दे, पेंट लगा दे या दूसरे मटेरियल से कोटिंग कर दे तो उनमें शाइनिंग आ सकता है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें शाइनिंग नहीं हो वैसे मटेरियल को, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन लचरस ऑब्जेक्ट या नॉन लचरस मटेरियल। ठीक है, पेपर हो गया ना, वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है आपका नॉन लचरस मटेरियल है। अब आप ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीजें चमकती हैं जरूरी नहीं जो वो क्या हो, गोल्ड हो, सोना हो। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। उसी तरह नॉट ऑल शाइनिंग सब्सटेंसेस आर वैल्यूएबल लाइक गोल्ड। अगर कोई सब्सटेंस में शाइनिंग है तो इसका मतलब नहीं जो वो क्या है, गोल्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई चमक रहा है, किसी में शाइनिंग है, तो जरूरी नहीं कि वो मेटल ही हो। तो मेटल जनरली क्या होता है, शाइनिंग होता है, उनमें लश्यर होता है। लेकिन किसी में चमक है तो ये मतलब नहीं कि वो मेटल ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी हम लोग मटेरियल्स को बांट सकते हैं। कुछ मटेरियल्स होगा जो हार्ड होगा, कुछ मटेरियल जो होगा सॉफ्ट होगा। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट बीइंग स्क्रैच्ड और प्रेस्ड। किसी मटेरियल को आप स्क्रैच कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो वह मटेरियल उसको अपोज करता है। तो किसी मटेरियल को आप प्रेस या स्क्रैच करते हैं तो वह मटेरियल इसको रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हार्डनेस। तो किसी मटेरियल में हार्डनेस ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो जिसमें कम हार्डनेस होगा डेट मीन्स वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो दो तरह का मटेरियल हो जाएगा, एक हार्ड मटेरियल जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, यह अपने शेप में ही रहता है, कितना भी आप फोर्स अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और मशीन में यूज होता है। जैसे आयरन हो गया, आयरन को दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। स्टोन हो गया, इसको दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा। ब्रिक हो गया, इसको दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा। ग्लास हो गया, तो ये सब क्या हो गया, हार्ड सब्सटेंस हो गया। ठीक है, स्टोन हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ब्रिक हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, जो कप गिलास बनता है केरेमिक मटेरियल का, वो सब क्या हो गया, हार्ड सब्सटेंस, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो कंप्रेस नहीं हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड सब्सटेंस। और जो कंप्रेस हो जाए, ठीक है, जो दाबने पर, फोर्स लगाने पर कंप्रेस हो जाए, जिसमें स्क्रैच आ जाए, उसको बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। कैन बी इजिली प्रेस्ड और स्क्रैच्ड, में चेंज शेप, इसका शेप चेंज हो जाएगा। हार्ड सब्सटेंस का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। यूजुअली यूज्ड फॉर कंफर्ट और व्रेपिंग, इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, आराम के लिए, किसी चीज को व्रेप करने के लिए, लपेटने के लिए। जैसे रबर जो होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कॉटन क्या है, सॉफ्ट है, और इसी कॉटन का हम लोग इस्तेमाल क्लॉथ में करते हैं ना। जो बेड होता है, बेड को बनाने में करते हैं। लेदर हो गया, ये भी क्या है, सॉफ्ट है। उल हो गया, ये भी क्या है, सॉफ्ट है। जो फैब्रिक होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो कॉटन हो गया, रबर हो गया, फोम हो गया, इरेजर हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। अब रिलेटिव आपको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे रबर इज हार्डर देन फोम, रबर और फोम दोनों आपका सॉफ्ट है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा सॉफ्ट कौन होगा, फोम, और रबर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। मतलब आप कह सकते हैं रबर ज्यादा हार्ड है, किससे, फोम से। फोम ले लिए और कॉटन ले लिए, अब इसमें कंपैरिजन करेंगे तो फोम क्या है और कॉटन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कॉटन ज्यादा सॉफ्ट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं जो फोम जो होगा वो लेस सॉफ्टर होगा, या फोम जो होगा थोड़ा सा हार्ड होगा, किसे, कॉटन से। तो इस तरीके से भी आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट से कितना लाइट पास किया, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू। किसी मटेरियल से लाइट कितना पास हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी के आधार पे ऑब्जेक्ट को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे अधिक लाइट पास हो जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से अधिक लाइट पास हो जाएगा उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आप आर पार चीजों को आसानी से क्लियरली देख लेते हैं।
ओपेक क्या होता है? ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे आर पार जो होता है लाइट पास नहीं करता है, जिसके कारण आप इसके आर पार चीजों को नहीं देख सकते हैं। जबकि ट्रांसलुकेंट जो होता है एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे आर पार जो है थोड़ा सा लाइट ही पास करता है, जिसके कारण आप ऑब्जेक्ट को पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेहरा आपको आर पार दिख रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे चेहरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब यह जो आपका सब्सटेंस है, यह जो मटेरियल है कैसा है? ओपेक है। यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट जो है आपका ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पूरा लाइट पास कर जाता है कंप्लीटली, जिस कारण ऑब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर दिखेगा, उसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट हो। जैसे ये वाला क्या है? ट्रांसपेरेंट है, आर पर हमको देख पा रहे हैं। क्लीन ग्लास हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सेलोफेन शीट हो गया, ये सब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। या प्लास्टिक जो हम लोग देखते हैं, जिसे आर पर देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे धुंधला दिखता है, तो आपका ट्रांसलुकेंट हो जाएगा। विंडो हो गया, विंडो में जो ग्लास लगता है, लेंस हो गया, स्पेक्ट्रम्स हो गया, ये सब में हम लोग आर पार देख लेते हैं। तो ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा मटेरियल है जिससे थोड़ा सा लाइट पास होता है और इसके आर पार आप कुछ चीज को ही देख सकते हैं, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे ये वाला ग्लास आप देखे होंगे, बाथरूम इस समय, किचन इस समय लगता है, इसे आर पार आप पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं। ये लैंप देखिए, यह लैंप जो होता है, लैंप का ये जो शेड है आपका, इसे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, थोड़ा बहुत दिखेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलुकेंट। ये थोड़ा सा लाइट पास करता है। जैसे बटर पेपर हो गया या वाइली पेपर हो गया, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, इसको फ्रॉस्टेड ग्लास बोलेंगे, या टिंटेड प्लास्टिक शीट हो गया, ये सबसे हम लोग थोड़ा बहुत आर पार देख पाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही लाइट पास करता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हम लोग ट्रांसलुकेंट मटेरियल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, लैंप शेड हो गया, बाथरूम विंडोज हो गया, ये सब क्या होता है? ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट होता है। अब कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे लाइट आर पार होता ही नहीं है, मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम आर नॉट विजिबल। तो लाइट को पास ही नहीं होने देता है, इस कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को आर पार क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओपेक मटेरियल बोलते हैं। वुड हो गया, मेटल हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वाल हो गया, इसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं। डोर हो गया, वाल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इसके आर पर हम लोग नहीं देख पाते हैं। अब इस फिगर में आपको बताना है कौन ओपेक है और कौन ट्रांसलुकेंट है और कौन ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ क्लियर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलुकेंट हो गया। ठीक है, ट्रांसलुकेंट हो गया। और यहाँ पे देखिए, यह जो वुड है इसके आर पार नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या हो गया? आपका ओपेक हो गया। इसके आर पार भी दीवार है, आर पार नहीं देख पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एबीसीडी में फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। दो चीज या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर रहा है तो घुला कि नहीं घुला, इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर। वाटर हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वाटर में कोई सब्सटेंस घुला कि नहीं घुला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कोई सब्सटेंस ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा, कोई ऐसा भी सब्सटेंस होगा जो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे सॉल्युबल सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है, शुगर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, ठीक है, वही सॉल्ट ले लीजिए प्लस वाटर ले लीजिए, ये सब क्या है? सॉल्युबल है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक दूसरे में मिक्स होने पर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, एक दूसरे में घुल मिल जाए, तो उसको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। ये एक दूसरे में कंप्लीटली घुल जाते हैं और इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्युबल सब्सटेंस मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है, याद रखिएगा। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इसको वाटर में डालेगा तो ये घुल जाएगा। सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। और ग्लूकोज जो होता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, C6H12O6, जबकि शुगर का अलग फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो ये आपका शुगर का फॉर्मूला हो गया।
इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, वाटर ही नहीं कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, दूसरा लिक्विड भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो, वैसे सब्सटेंस हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये डिसॉल्व नहीं होते हैं और कुछ देर बाद आप देखिएगा नीचे जाके सेटल कर जाएंगे, जैसे ठीक है, सॉइल को और वाटर को मिक्स कीजिए, आपको लगेगा जो घुल गया, लेकिन थोड़ा देर बाद सभी सॉइल नीचे जाके बैठ जाता है और जो वाटर है क्लियर आपको दिखेगा। इसका मतलब सॉइल और वाटर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। उसी तरह सैंड और वाटर, तो सैंड और वाटर जो होगा ये भी डिसॉल्व नहीं करेगा। उसी तरह आप ऑयल और ठीक है वाटर को मिक्स कीजिए, ये भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सैंड हो गया, चॉक पाउडर होगा, ये भी डिसॉल्व नहीं होगा, या जो भी मसाला होता है किचन में, जो भी ठीक है स्पाइसेस होता है वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। सॉ डस्ट जो है, धूल, कोई सब जो देखे होंगे ये सभी डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ लिक्विड्स है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ ऐसा भी लिक्विड है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कोई भी फल का जूस निकाल लीजिए, ठीक है, एसिड वाला, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया ना, ये सब क्या होगा, मिक्स हो जाता है वाटर में। विनेगर हो गया, ये भी मिक्स हो जाता है वाटर में। लेकिन कुछ लिक्विड है जो मिक्स नहीं होता है, फ्लोट करता है, जैसे कोई ऑयल हो गया ना, किरोसिन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। तो जो ऑयल आप यूज करते हैं जो घर में है आपका, वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। ऑक्सीजन, बहुत सारा गैस जो होगा वाटर में डिसॉल्व होगा, बहुत सारा गैस वाटर में डिसॉल्व कम मात्रा में होता है, बहुत कम। तो ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व रहता है और यह एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी वाटर के अंदर जो भी रहता है, वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स है, डिसॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी थोड़ा बहुत मिक्स होता है वाटर में, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब पूरा उतना घुला नहीं रहता है। और वाटर में याद रखिएगा, वाटर में जब CO2 घुल जाता है, बहुत उसको प्रेस करते हैं तब जाके घुलता है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोडा। क्या बोलते हैं, सोडा। तो सोडा ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं ना, यही होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ORS आप बना सकते हैं, तो जब भी बॉडी से डिहाइड्रेशन होने लगता है ना, पानी निकलने लगता है वोमिटिंग के द्वारा या स्टूल के रास्ते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ORS यूज करते हैं। या गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, जिससे हमारे बॉडी से जो मिनरल है सोडियम और पोटासियम बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाता है। तो उस केस में हम लोग ORS लेते हैं। ORS में मेन हमको लेना रहता है सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट जो होगा ये बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, सॉल्ट को डायरेक्टली बॉडी नहीं ले पाएगा, इसीलिए इसमें शुगर मिक्स कर देते हैं। तो घर पे आप ORS बना सकते हैं, एक तो पैकेट में मिल जाएगा आपको मेडिसिन से, लेकिन घर पे भी आप इमरजेंसी में बना सकते हैं। 6 टीस्पून लेना है शुगर और ½ टीस्पून लेना है सॉल्ट और 1 लीटर पानी में उसको मिक्स कर देना है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका ORS तैयार हो गया घर वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हैवीनेस। हैवीनेस मतलब कौन मटेरियल भारी है और कौन मटेरियल जो है हल्का है। तो लाइट मटेरियल और हेवी मटेरियल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेवीनेस का मतलब हो गया मास ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मास कितना है, ठीक है। मास क्या होता है, तो देखिए एक होता है वेट, एक होता है मास, ठीक है। मास क्या होता है, तो किसी मटेरियल में, ठीक है, किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है, उसी को हम लोग बोलेंगे मास बोलेंगे। मतलब इसमें कितना मटेरियल है, मास हो गया। इस बोर्ड में कितना मटेरियल है, उसका मास हो गया। एक होता है वेट। वेट क्या होता है, वेट आपका मटेरियल नहीं होता है, इसका वेट का मतलब हो गया इस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा उसको वेट बोलेंगे, और इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको मास बोलेंगे। ये मास जो है इसका मटेरियल का, इसका जो मटेरियल है वो कहीं पे भी चले जाएंगे उसका मास फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अलग अलग जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है, तो मून पे ले जाएंगे तो इसका वेट अलग हो जाएगा, अर्थ पे ले आएंगे तो इसका वेट अलग हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे वेट बदलता है, लेकिन इसका मटेरियल तो नहीं बदलेगा, इसलिए मास चेंज नहीं होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम रहता है, कहीं पे भी ले जाइए, लेकिन वेट उसका बदलते रहता है, ध्यान रखिएगा। बट जूनियर क्लास के लिए हम लोग दोनों को एक लेवल में लेके चलते हैं।
हेवियर ऑब्जेक्ट का जो मास होगा अधिक होगा। यहाँ पे मास लिखना ठीक नहीं है, वेट लिखना सही है। ठीक है, तो हेवी ऑब्जेक्ट मतलब उसका वेट ज्यादा है। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब उसका वेट क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक है बैलेंस से क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। वेट को हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं ना। मास को हम लोग ग्राम में, किलोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये आपका वेगिंग मशीन है, इस पे हम लोग रख के क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। ठीक है, तो ये वेट हो गया, मास लिख देते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, इसमें फोर्स मेजर कर रहे हैं। आयरन नेल और कॉटन नेल में देखिए, आयरन नेल और कॉटन नेल अगर सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम, तो भारी कौन होगा, आयरन नेल। तो आयरन नेल ज्यादा भारी होगा, ज्यादा हेवियर होगा किससे, कॉटन बॉल। ए स्टोन फील्स हैवियर देन फोम। फोम और स्टोन में देखेंगे तो अगर आप सेम साइज का ले रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टोन होगा वो आपको ज्यादा भारी दिखेगा, किसके कंपैरिजन में, फोम के कंपैरिजन में। ठीक है, फोम भी किसी से भारी हो सकता है, फोम और कॉटन ले लेंगे तो कौन भारी होगा, फोम भारी होगा। आपको वॉल्यूम सेम रखना है। तो पता चला आप कॉटन इतना ले लिए, फोम छोटा ले लिए, फोम क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका मास, उसका वेट कम हो जाएगा, और जो कॉटन है उसका ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम सेम रखना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम सिंपल चीज है। ये अगर कोई चीज हम बना है तो ये जितना जगह घेरा, तो कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को वॉल्यूम बोलते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसको किस में मेजर करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में, या सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम लोग मेजर करते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग 1 मिलीलीटर बोलते हैं। जैसे किसी ग्लास में वाटर हो सकता है 250 ml, तो जो लिक्विड है उसको मिलीलीटर में या लीटर में हम लोग मेजर करेंगे। एयर जो बैलून में होगा वो लार्ज वॉल्यूम होगा ना, उसको लीटर में आप मेजर कर सकते हैं। ऑयल जो होगा बोतल में जो हम लोग खरीद के लाते हैं, ऑयल 1 लीटर होता है या हाफ लीटर होता है। वॉल्यूम एंड मास आर डिफरेंट। याद रखिएगा, वॉल्यूम अलग चीज है, मास अलग चीज है। मास मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल है, और वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह को घेरा। दो ऑब्जेक्ट अगर सेम मास का है तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। जैसे 1 kg आप ले लीजिए आयरन, और 1 kg ले लीजिए आप कॉटन। 1 kg कॉटन जो होगा इतना बड़ा होगा, जबकि 1 kg आयरन लीजिएगा तो इतना ही बड़ा होगा। तो आयरन का वॉल्यूम कम हो गया, जबकि कॉटन का वॉल्यूम जो है आपका बहुत ही अधिक हो गया। ठीक है, लेकिन दोनों का मास क्या है, बराबर है। ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर था मटेरियल अराउंड अस, इसको हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इसको पढ़ ले। और चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो उसका भी इंतजाम कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।